हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और दोस्तों, मेरा नाम है जेपी चौहान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटली स्यूडो फोर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल एंड तक सेशन के अंदर बने रहना, बहुत जबरदस्त लेक्चर होने वाला है। स्यूडो फोर्स के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले अपन, कम से कम 8 से 9 न्यूमेरिकल में यहाँ पर करवाऊंगा, सभी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल करवाऊंगा, है ना। लिफ्ट के अंदर स्यूडो फोर्स कैसे लगाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन जब कैलकुलेट करना होता है कैसे स्यूडो फोर्स लगाते हैं, वेज के ऊपर, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लेना होता है तो स्यूडो फोर्स कैसे लगता है, राइट। तो ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और स्यूडो फोर्स को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले चीज जो अपने को जाननी होती है वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करना चाहेंगे अपन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। हालांकि मैं इसको काइनेमेटिक्स के अंदर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। तो सबसे पहले हेडिंग डालें आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर मैं स्यूडो फोर्स करवाता हूं क्या होता है और किस तरीके से इसको आप आगे यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी हेडिंग डालें आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। इसको काइनेमेटिक्स जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना। वहां पर मैं अच्छे से बता चुका हूं, बस थोड़ा सा मैं यहाँ इंट्रोडक्शन लूंगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप स्टडी करते हो, जैसे कोई कार जा रही है, ठीक है, मैं उसको देख रहा हूं तो मैं क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वर हो गया। और ऑब्जर्वर का काम क्या है, उस कार को ऑब्जर्व करना टाइम के साथ में। और किसी जगह पर अगर मैं खड़े होकर देख रहा हूं उस कार को जाते हुए, इसका मतलब मैं कार को ऑब्जर्व कर रहा हूं और टाइम चलता जा रहा है। मतलब टाइम के साथ में कोई भी ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो ऑब्जर्वर जिस जगह पे खड़ा हुआ है, जो हालात हैं, जो समय है, वो सब मिलाकर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। तो मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा हुआ हूं और मेरे रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या होगा, स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जब भी आप बात करोगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज combination of an observer and time with respect to which any object is ऑब्जर्व्ड। जिसके रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करते हो वो क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इसका स्यूडो फोर्स में कहां रोल है वो अपने को समझ में आएगा, है ना। बिल्कुल एंड तक बने रहना। तो ये होता है FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो टाइप के होते हैं। तो टाइप्स अगर आप देखोगे तो पहला टाइप होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। या मैं बोल सकता हूं नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं इसको आप, सुनहरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में, नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर नॉन एक्सेलरेटिंग है, अगर ऑब्जर्वर नॉन एक्सेलरेटिंग है तो उस केस में जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ रहा है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ जब भी अप्लाई करते हो, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये पढ़ते हैं अपन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो एप्लीकेबल होता है ओनली विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन्स लॉ is valid, है ना, only for inertial frame of reference। inertial frame of reference के रेस्पेक्ट में ही एप्लीकेबल है। मतलब अगर मैं किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा हूं, सपोज ये किसी ए एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास क्या है, सपोज ये एक ऑब्जर्वर है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, जिसका एक्सेलरेशन क्या है, मेरे पास जीरो है। तो इस कार के लिए, और मास अगर मुझे पता है m, तो इस कार के लिए मैं लिख सकता हूं, इस कार को चलाने वाला एक्सेलरेशन a, मास है तो F इक्वल्स टू इस कार के ऊपर लगने वाला फोर्स, है ना। इस कार के ऊपर अगर मैं F फोर्स लगा रहा हूं तो a एक्सेलरेशन से अगर कार एक्सेलरेट कर रही है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस कार को देखूंगा तो मैं यहां पर इक्वेशन लिख सकता हूं जो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं। एक्सेलरेटिंग, सिंपल शब्दों में एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर। अगर एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन किसका है? ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जो होता है अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस केस में जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा वो क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो वहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड था, यहां पर वैलिड नहीं है, नहीं लगा सकते। न्यूटन्स लॉ कैंट बी अप्लाइड, है ना। न्यूटन्स लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर कितने से, अगर इसका एक्सेलरेशन a है और मैं एक व्हीकल को डिस्कस करना चाह रहा हूं, इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है, ये कितने a1 एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो F इक्वल्स टू ma1 यहां पर आप नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली आप यहां पर मतलब ये F इक्वल्स टू ma आप यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? F इक्वल्स टू m इंटू a1 आप यहां पर डायरेक्टली नहीं लगा सकते इसके रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां से एक और ऑब्जर्वर लेता हूं जिसका एक्सेलरेशन 0 है तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो मैं F इक्वल्स टू ma1 लिख सकता हूं, लेकिन इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मैं इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में F इक्वल्स टू ma1 नहीं लिख सकता डायरेक्टली इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? जब इसके रेस्पेक्ट में तो डायरेक्टली आप तो डायरेक्ट कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, कभी भी अप्लाई मत करना, कभी भी अप्लाई नहीं करना है। तो क्यों बना रहे भाई? क्यों? तो आपको अगर अप्लाई करना है तो अब अप्लाई करने के लिए तो यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या दिया? इसका सॉल्यूशन कहां से आया? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। क्या कि अगर जब भी आपको एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर न्यूटन्स लॉ लगाना है तो स्यूडो फोर्स को यूज करना होगा। सो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई? तो बाय यूजिंग स्यूडो फोर्स, by using pseudo force we can apply what? Newton's law। कैसे लगाएंगे अभी सीखेंगे अपन। we can apply Newton's law, है ना। by using pseudo force we can apply Newton's law in non inertial frame of reference। ये आपको चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, समझ में आएगी। अब अपन देखते हैं स्यूडो फोर्स कैसे अप्लाई करना है। तो उससे पहले अपन सीखते हैं स्यूडो फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो इसको लिख लो आप, फिर अपन हेडिंग डालो आप यहां पर स्यूडो फोर्स, हेडिंग डालें स्यूडो फोर्स। जादू है, फर्जी फोर्स एक नंबर का, है ना, फर्जी स्यूडो फोर्स। ठीक है, हेडिंग डालो आप, क्या है? स्यूडो फोर्स। इसको मैं FP से लिखूंगा, है ना, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या हो गया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर आप स्टडी करते हो तो एक फोर्स लगने लग जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्या बोल रहा हूं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखते हो तो एक नॉन रियल फोर्स, एक फोर्स लगने लग जाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स। और जो एक्चुअल में नॉन रियल फोर्स, वो रियल फोर्स नहीं होता, दिखता है, जैसे मैं दिखता नहीं, जैसे भाई मैं किसी को मुक्का मार रहा हूं, दिख रहा है ना मुझे कि भाई मुक्का मारा किसी को, फोर्स लगाने वाला मैं, लेकिन वो क्या है? दिखता नहीं, एक नॉन रियल फोर्स है, ठीक है, नॉन रियल फोर्स है। क्या बोल रहा हूं मैं कि व्हेन any object is studied with respect to accelerating observer
with respect to accelerating observer, तो क्या होता है? Then a non-real force acts on the object, which is FP, जो कौन है? स्यूडो फोर्स है। जो कौन है? स्यूडो फोर्स है। और स्यूडो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकालोगे आप हमेशा? स्यूडो फोर्स जो होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन तो लिखोगे, ठीक है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो स्यूडो फोर्स जो होता है जो एक्सेलरेशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अभी एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। स्यूडो फोर्स जब भी लिखना है तो क्या बोला मैंने? जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या मेरे पास एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करता हूं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को कैसे निकालोगे? एम क्या हो गया? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फोर्स लग रहा है तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये एक्सेलरेशन जो होता है ये किसका एक्सेलरेशन होता है? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कैसे निकालोगे? इस तरीके से आप निकालोगे। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में किसके ऊपर लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या? तो स्यूडो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने लग जाएगा। तो स्यूडो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, मास ऑब्जेक्ट का लिया और एक्सेलरेशन किसका ले लिया? ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देख अभी एग्जांपल लेता हूं मैं, देख समझना इसको। अब कैसे आप फोर्स लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो, देख इसको क्वेश्चन ले लो, एग्जांपल जो भी समझना है। सपोज देखो मैं क्या बोलता हूं, एक लिफ्ट है, ठीक है। एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है एम मास का, ठीक है। लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से सपोज ऊपर जा रही है, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं इस स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगा, लेकिन टेंशन को मैं दो जगह से देखूंगा। एक तो मैं देखूंगा ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर है जिसको मैंने ऑब्जर्वर ए बोल दिया, और एक ऑब्जर्वर जो है अपना अंदर जो चौकीदार है वो बैठा हुआ, उसको मैंने बी नाम दे दिया, ठीक है। एक और ले लेता हूं, चलो मैं एक ऑब्जर्वर और ले लेता हूं सी, एक ऑब्जर्वर और ले लेता हूं मैं, कौन? सी। ये सी ऑब्जर्वर जो है ये किसी लिफ्ट के अंदर है, ये भी किसी लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, और लिफ्ट जो है वो कितने से? ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, ठीक है। तो आपको टेंशन आपको लिखना है, आप टेंशन आपको लिखना है टेंशन विद रिस्पेक्ट टू राइट, टेंशन विद रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी। आपको टेंशन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी। आप सोच रहे होंगे यार ये टेंशन, एक सोचो एक लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक लटका हुआ है, मैं बाहर खड़ा होकर देखता हूं उस लिफ्ट को, एक ऑब्जर्वर अंदर है वो उस लिफ्ट के अंदर मतलब इस अरेंजमेंट को देखता है, और एक और ऑब्जर्वर है जो दूसरी लिफ्ट के अंदर है वो इस अरेंजमेंट को देखता है, ठीक है। क्या किसी के देखने से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन चेंज हो जाएगा क्या? कहीं दुनिया के किसी भी कोने से देखो भाई स्ट्रिंग का टेंशन, तो स्ट्रिंग का टेंशन किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके ऊपर जो मास सस्पेंडेड है उससे गवर्न होता है वो। तो क्या बाहर से देखने पर, मतलब कहीं भी किसी दुनिया के किसी भी कोने से देखने पर, कहीं भी देखने पर, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर से देखने पर, विद रिस्पेक्ट टू नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर से देखने पर, क्या टेंशन के अंदर कोई चेंज आएगा क्या? कभी चेंज नहीं आएगा, सेम ही आएगा। तो तीनों के रेस्पेक्ट में अगर इक्वेशन लिखोगे तो सेम आएगी। देखते हैं जरा, देखो अब देखो, सबसे पहले मैं देखता हूं विद रिस्पेक्ट टू ए, अपन ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ए के रेस्पेक्ट में तो अपन ये सॉल्व कर चुके हैं, पहले ए के रेस्पेक्ट में अपन सॉल्व कर चुके हैं। कैसे सॉल्व कर चुके हैं? अगर मैं इसका ए से देखूं, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं मैं, तो देखो इस पे क्या क्या दिख रहा है। ऊपर तो लग रहा है टेंशन टी और नीचे लग रहा है एम जी, और लिफ्ट अगर ए से जा रही है तो ये ऑब्जेक्ट भी तो ए से ही ऊपर जा रहा होगा,
इसकी इक्वेशन लिखना सीखा था अपन ने। और ये क्या है, ये दोनों तो क्या है, बी और सी तो क्या हो गए, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर हो गए। क्यों, क्योंकि लिफ्ट जिस एक्सेलरेशन से जाएगी बी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ए ही तो होगा, और सी भी क्या एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, नॉन इनर्शियल, मतलब समझ गए ना, एक्सेलरेटिंग बॉडी, नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर, और नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर जो होता है मेरा क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बार बार इनिशियल नॉन इनिशियल नहीं बोलूंगा, कंफ्यूज हो गए तुम भी। एक्सेलरेटिंग, नॉन एक्सेलरेटिंग, और नॉन एक्सेलरेटिंग के रेस्पेक्ट में तो अपन देख चुके हैं, अभी तक जो पढ़ा है अपन ने ग्राउंड से ही देखा है। तो यहां पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो यहां से टी इक्वल्स टू क्या आ गया, एम जी प्लस एम ए, ये आ गई इक्वेशन ए के रेस्पेक्ट में। समझ में आता है। देख बी के रेस्पेक्ट में देख, विद रेस्पेक्ट टू बी समझने की कोशिश करना। अगर मैं बी से, देखो ए अगर एम को देख रहा है तो ए से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा एम, लेकिन बी अगर एम को देखेगा, अगर बी एम को दिखाई देखेगा तो रेस्ट पे दिखाई देगा। बी अगर एम को देखेगा तो रेस्ट पे दिखाई देगा। तो देखो यहां पर क्या होगा, तो ये हो गया मेरे पास एम जी नीचे लग रहा है, टी ऊपर लग रहा है, और ए के रिस्पेक्ट में अगर एम को देखूंगा, भाई एम का एक्सेलरेशन कितना है, ए है ना अभी, लेकिन जैसे बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बी का एक्सेलरेशन रिलेटिव मोशन में पड़ा है ना। अगर एम बाहर से देखने पर ऊपर जा रहा है तो उसी लिफ्ट में बैठ के अगर इस एम को देखूंगा तो वो दोनों साथ साथ जा रहे हैं, मतलब ये इसको देखेगा तो ये रेस्ट पे दिखाई देगा। वो रेस्ट पे क्यों आया, रिलेटिवली रेस्ट पर आया है। कैसे करते थे अपन, इसका एक्सेलरेशन जिसके रिस्पेक्ट में देखते हो उसका एक्सेलरेशन घुमा के इसको दे दो, तो इसका एक्सेलरेशन ऑलरेडी ए था, फिर इसका एक्सेलरेशन जो ऊपर की तरफ था वो घुमा के इसको दे दिया, तो इसका ए और इसका ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एक तरीके से जब बी देखेगा इस एम को तो इसका एक्सेलरेशन मुझे क्या दिखाई देगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा, जीरो। तो यहां से एक तरीके से क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, एम जी के बराबर आ गई, एम जी के बराबर आ गई। लेकिन मैंने क्या बोला, किसी ऑब्जर्वर से कभी भी टेंशन चेंज हो सकता है क्या, कहीं भी बैठ के देखो आप क्वेश्चन को कहीं भी कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, टेंशन विल रिमेन एज इट इज। तो टेंशन चेंज कैसे हो गया, ये आपका सही है, मेरे को ये अपन इसके बारे में श्योर है क्योंकि ग्राउंड से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत सारे, ये एकदम सही है। यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, ये गलत है। गलती क्या की है, न्यूटन्स लॉ लगा दिया भाई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है। देखो समझ में आ गया, देखो वैलिड नहीं, ये प्रूव हो गया मेरे पास, ये वैलिड नहीं है क्योंकि टी की वैल्यू तो एम जी प्लस एम है। तो बताओ कैसे सॉल्व करें। तो मैंने क्या बोला, जब भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अगर यूज करना है तो उसके लिए आपको शूडो फोर्स को यूज करना होगा। अब शूडो फोर्स कैसे यूज करें, तो शूडो फोर्स यूज करने का तरीका क्या है, तो देखो ये तो तरीका गलत हो गया, अब सही तरीका क्या आ गया, तो अब वापस बनाओ। तो ये टेंशन टी, एम जी लग ही रहा है, एम जी लग ही रहा है। अब अगर आप देखोगे, अब बी के रेस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हो, मैंने क्या बोला, आपको शूडो फोर्स लगाना है। तो इस मास के ऊपर एक शूडो फोर्स लग रहा होगा, एक नॉन रियल फोर्स लग रहा होगा, एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा होगा जो दिखाई नहीं देगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स का लगेगा नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर एक और फोर्स लग जाएगा कहां पर, नीचे की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए। ठीक है, तो ये एडिशनल, ये फोर्स, ये शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, ये शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन मेरे पास क्या हो चुका है, ऊपर वाला एक्सेलरेशन ए था, नीचे वाला एक्सेलरेशन भी ए था, दोनों कैंसिल हो गए, तो एक्सेलरेशन तो अभी भी क्या है मेरे पास, जीरो ही है। ये एकदम करेक्ट है, रिलेटिवली अपन ने लिखना सीखा है। तो बस अब यहां से देख लो, नेट फोर्स जीरो करना है, तो देखो टी की वैल्यू क्या आ गई, एम जी प्लस एम ए। ये एम ए जो है वो क्या आ गया मेरे पास, शूडो फोर्स आ गया भाई, समझ में आ गया। तो ये एकदम रॉन्ग है। करने का तरीका क्या है, जब भी न्यूटन्स लॉ लगाना है एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो शूडो फोर्स लगाओ तो जाके काम होगा। अरे समझ में आया, समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया। तो देख यहां से देख, अब सी देख, सी का निकालो, विद रिस्पेक्ट टू सी देखो, विद रिस्पेक्ट टू सी। अब देख विद रिस्पेक्ट टू सी देखते हैं अपन, विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू सी, विद रिस्पेक्ट टू सी देखो क्या हो गया, समझो ये टी हो गया, ठीक है, और mg तो लग ही रहा है। अब देखो अगर मैं c से इसको अगर देखूंगा, c से मतलब एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है, तो क्या करना है आपको, समझो अभी इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग ही रहा है
है ना, एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग ही रहा है। अब क्या होगा, इस C का भी एक्सेलरेशन, ये अगर इसको देखेगा, एक्चुअल में ग्राउंड से देखने पर ये A से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही C इसको देखेगा तो इसका एक्सेलरेशन घुमा के इसको मिल जाएगा, तो A के साथ में एक A और जुड़ जाएगा, तो टोटल 2A से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा कौन, M C को। ये तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया। जैसे B देख रहा था रेस्ट पे, वैसे C देखेगा 2A से ऊपर दिखाई देगा। अब मुझे न्यूटन्स लॉ लगाना है, तो मुझे सूडो फोर्स भी यहां पर लगाना होगा। सूडो फोर्स कैसे लगाओगे, मास ऑफ द बॉडी और अपोजिट डायरेक्शन में किसके, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नीचे है, ऊपर की तरफ इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सूडो फोर्स आ गया ऊपर की तरफ Fp, कितना हो गया, मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इसको A1 ले लूं क्या, इसको A1 ले लूं क्या मैं, ओ भाई इसको A1 ले लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये A प्लस A1 कर देता हूं इसको मैं, A प्लस A1, ताकि ये सब A मिक्स नहीं हो जाए तुम्हारे। ठीक है, तो ये A प्लस A1 आ गया मेरे पास ऊपर की तरफ, और ये एक्सेलरेशन ऑफ द, समझ में आ गया। अब देखो, अब इक्वेशन लिखो यहां पर, अब इक्वेशन लिखे, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब T प्लस MA1 माइनस mg, ठीक है, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। करो यहां से, तो कितना आ गया, तो T प्लस MA1 माइनस mg इक्वल्स टू MA प्लस MA1, MA1 कैंसल, तो देखो टेंशन कितना आ गया, mg प्लस MA। मतलब किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो चेंज नहीं होना चाहिए, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो चेंज नहीं होगा, ये चीज अपने को हमेशा ध्यान रखनी है ना। लिखो इसको, एक क्वेश्चन और करवाता हूं और समझ में आएगा आपको, जल्दी से लिखो इसको। ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ही जबरदस्त मजेदार। इसी सेम क्वेश्चन आपका नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन, बस ऑब्जेक्ट को क्या रख दूं मैं, लटका रखा था। सेम एक और क्वेश्चन कर सकते हो यहां से आप, ऑब्जेक्ट को क्या रख दो, लिफ्ट के सरफेस पे रख दो। अब आपको क्या पूछ लेगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेम वही, जहां पर T था वहां पर N आ जाएगा सब जगह, क्योंकि T भी ऊपर है और N भी ऊपर ही लगता है ना। सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व फॉर द विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो। तो एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी, तो नॉर्मल रिएक्शन भी मेरा क्या आएगा, सेम ही आएगा, कभी भी चेंज नहीं होगा किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। देखो आप, क्लियर। देख अगला एक और देख सवाल, देख सिंपल सवाल है। सपोज मेरे पास ये M ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर F फोर्स लगा रहा हूं, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, A। ठीक है, मैं एक तो देखता हूं मैं ग्राउंड से, है ना, एक तो ग्राउंड से देखता हूं मैं, एक इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं मैं एक कार पे बैठ के देखता हूं जिसका एक्सेलरेशन A1 है। ठीक है, ये B ऑब्जर्वर हो गया, और तीसरा एक और हो गया मेरे पास C ऑब्जर्वर, जो किससे, A1 से इधर आ रहा है। ये आपको क्या लिखना है, राइट F या फोर्स ऑन M किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू A, B एंड C, A, B एंड C। हेलो, चल सबसे पहले देख विद रिस्पेक्ट टू A, देख ट्राई करो, कहीं से भी देखो, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होना है। तो विद रिस्पेक्ट टू A भाई क्या है, F फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन, सिंपल इक्वेशन। तो F इक्वल्स टू क्या हो गया, M इंटू A, ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू A, सिंपल। A के रिस्पेक्ट में लिखना है क्या आपको, सिंपल। विद रिस्पेक्ट टू B लिखे, विद रिस्पेक्ट टू B लिखना है, तो विद रिस्पेक्ट टू B लिखो। देखो ये M है, जो लगे हुए हैं उनको लगे रहने दो। अब B के रिस्पेक्ट में देखोगे तो मैंने क्या बोला, अब एक्सेलरेशन ऑलरेडी कितना था, A था। इस ऑब्जर्वर, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है, तो एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर जब भी होगा आपको क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन घुमा के इसको देना है। तो इसका एक्सेलरेशन घुमा के इधर कितना, A1 घुमा के इधर मिल गया। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर दो एक्सेलरेशन आ गए, A इधर आ गया और A1 इधर आ गया। डायरेक्ट लिखो आप, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A माइनस A1, अगर आपको ये समझ में आया हो, है ना। इससे देखोगे तो ये
a माइनस a1 से उधर जाता हुआ दिखाई देगा, और साथ में और क्या होगा, इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। बस ये हो गया। बस यहां से इक्वेशन लिखो, क्या आ जाएगा, तो F माइनस क्या आ जाएगा, F माइनस ma1 इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी, है ना, नेट फोर्स F माइनस ma1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन a माइनस a1, तो ये कितना हो गया, F माइनस ma1 इक्वल्स टू ma माइनस ma1 कैंसिल, तो F इक्वल्स टू क्या आ गया, ma आ गया। देख वापस वही आ गया, वापस वही आ गया। ये आप सूडो फोर्स के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो? एक्चुअल में कई बार क्वेश्चंस क्या होंगे, मतलब इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, मतलब मैं यहां पर बैठ के देख रहा हूं, समझो आप। हालांकि ये बहुत आसान हो गया, इतना डिफिकल्ट करने की जरूरत कहां है। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन सूडो फोर्स से, तो बहुत आसान हो जाते हैं, क्वेश्चन को करना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं देख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब लिखना, अभी इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं मैं आपको, सूडो फोर्स को कैसे यूज करोगे आप अंदर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सी देखते हैं अपन। तो m मास हो गया मेरे पास, f लग रहा है मेरे पास, एक्सेलरेशन a ऑलरेडी था। अब जैसे ही इसके रिस्पेक्ट में देखोगे इसको, मतलब इसको यहां पर बैठ के देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन घूम के उधर मिल जाएगा, तो अब कितने से जाएगा, a प्लस a1 से इधर जाएगा, है ना, उल्टा होके इसको मिल गया, और साथ में सूडो फोर्स लगेगा इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका एक्सेलरेशन इधर है, इसके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। बस अब लिख लो यहां से, तो नेट फोर्स कितना आ गया, F प्लस ma1 इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, कितना हो गया, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। तो क्या हो गया मेरे पास, ये F प्लस ma1 इक्वल्स टू ma प्लस ma1 कैंसिल, देखो वापस वो इक्वेशन, मतलब कहीं से भी लिखो, कैसे भी लिखो, इक्वेशन लिखना आनी चाहिए, सेम आएगी। मतलब क्वेश्चन को कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो आप, क्वेश्चन को कहीं से भी बैठ के सॉल्व कर सकते हो, इसका कंक्लूजन आपके पास ये है। जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, बढ़िया शानदार। हाँ गर्मी, देखिए सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख, सवाल देख, जल्दी लिखो, लिख लिया। हा 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 हा। काफ़ी किताबों में मिलेगा, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, और इसका रिजल्ट याद कर लेना, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, कई बार, और काफ़ी कहीं भी कोचिंग में कहीं भी जाओ ये सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ट्रक वाली प्रॉब्लम है, ये ट्रक है, ये सारे क्वेश्चन आपके जब फ्रिक्शन बढ़ाऊंगा तो फिर आएंगे लौट के, तो इसको याद रख लेना आप। ठीक है, इस ट्रक के अंदर ये m मास लटका हुआ है, आपको मालूम करना है, अगर मैं ये ट्रक सपोज a एक्सेलरेशन से चल रहा है, a एक्सेलरेशन से चल रहा है, देखो समझो, ये जैसे ही a एक्सेलरेशन से चलेगा, तो ये अगर अब मैं यहां खड़ा होकर इसको देखूंगा, तो ये जो बॉब है इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब इधर जाके कहीं ना कहीं अगर ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ये कहीं जाके अगर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो आपको फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम पे ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, फाइंड आउट द एंगल, है ना, समझ में आ रहा है, क्या मालूम करना है, फाइंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल, है ना, वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम, समझ में आया। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से सोल्व करवाता हूं, इसको अपन ग्राउंड फ्रेम में भी देखेंगे, ग्राउंड से देखोगे, और दूसरा कहां से देखेंगे अपन, अंदर बैठ के, दो तरीके करने के। तो देख इसको दो तरीके से दिखाता हूं मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके। एक तो अगर मैं ग्राउंड पर होता, है ना, अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखता हूं, इसको मैं ए बोल देता हूं, और एक ट्रक के अंदर ही बैठ जाऊं मैं, है ना, इसको मैं बोल देता हूं बी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपन विद रिस्पेक्ट टू ए देखते हैं। देख विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए से बैठ के देखूंगा, समझना, तो ये मैंने इक्विलिब्रियम पर, सपोज ये इक्विलिब्रियम पर, यहां कहीं इक्विलिब्रियम पर आ गया, ये एंगल थीटा है जो मुझे मालूम करना है, ये थीटा मुझे मालूम करना है। अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो देखो फोर्सेस, तो आपको क्या करना है, नेट फोर्स जीरो कर देना है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, अपोजिट फोर्सेस इक्वल कर लो, ये अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए इक्विलिब्रियम वाले। तो देखिए यहाँ पर क्या, m मास अगर ये है, तो एक तो फोर्स क्या लग रहा है mg,
एक इधर क्या लग रहा है मेरे पास, टेंशन टी, टेंशन टी, दो ही फोर्स लग रहे हैं, दो ही फोर्स लग रहे हैं। अब ये ट्रक अगर ए से जा रहा है, इसका मतलब ये ब्लॉक भी किससे जा रहा होगा, ए से जा रहा होगा, ए से जा रहा होगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, है ना। मैं और कहां से देख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहा हूं। तो मुझे अब यहां पर फोर्सेस देखने देखो, फोर्सेस समझो। यहां पर इक्वेशन क्या क्या लिख सकते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो कंपोनेंट में रिजोल्व करो तो ये हो जाएगा मेरे पास टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा मेरे पास टी साइन थीटा। अब इक्वेशन देखो, ये सिर्फ यहां पर अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब अपोजिट फोर्सेस इक्वल कर दो। अपोजिट फोर्सेस मतलब दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो टी कॉस थीटा ऊपर और mg नीचे। इसका मतलब इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब मैं क्या इक्वल कर सकता हूं, मतलब टी कॉस थीटा को mg के इक्वल कर सकते हो। एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, अगर मैं बाहर खड़े होके इस m को देखूंगा तो m भले ही अंदर इस पोजीशन पे बिल्कुल स्थिर है, लेकिन कार जिस व्हीकल जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन उतना उधर ही होगा। अब इधर एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब इधर कोई ना कोई फोर्स है, तो उस एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये टी साइन थीटा। क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम पर है, इस पोजीशन पर सेट है, लेकिन पूरा सिस्टम तो एक एक्सेलरेशन से जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन सा है, टी साइन थीटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो टी साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बस क्या कर लो, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लो, क्या आ जाएगा देख, तो a अपॉन जी इक्वल्स टू क्या आ गया, टेन थीटा, है ना, m से m कैंसिल और साइन अपॉन कॉस 10, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आ गया, g 10। ये सीधा याद कर लेना, थीटा और वर्टिकल से एंगल है ना, वर्टिकल थीटा क्या है, वर्टिकल से एंगल है, तो ये आ गया मेरे पास ग्राउंड से, सिंपल। अब मुझे देखना है, देखो b पे, अब मैं विद रिस्पेक्ट टू b दिखाता हूं आपको, देखो विद रिस्पेक्ट टू b दिखाता हूं, है ना। विद रिस्पेक्ट टू b मतलब b, ये b कितने से जा रहा है, b भी a एक्सेलरेशन से ही जा रहा है, b भी क्या जा रहा है, a एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब देखो b से सॉल्व करने का फायदा क्या है, मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे ये भी, एक तो ये इधर गया प्लस कार भी इधर आ रही है, कार भी चल रही है और अंदर वो भी हिल रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट होता है ना। समझ में आ रहा है, एक तो कार भी एक्सेलरेशन से चल रही है और मास के ऊपर भी एक एक्सेलरेशन लग रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप क्या करो, एक एक्सेलरेशन को हटा दो। एक एक्सेलरेशन को हटाने का मतलब क्या है, उस एक्सेलरेशन पे जाके बैठ जाओ। उस एक्सेलरेशन पे जाके जैसे ही बैठोगे, मतलब उसके रेस्पेक्ट में आप स्टडी करना शुरू कर दोगे, और जैसे ही उसके रेस्पेक्ट में स्टडी करना शुरू करोगे तो उसका एक्सेलरेशन घूम के दूसरी बॉडी को मिल जाएगा। तो देख यहां से क्या होगा, अब यहां पर अगर आप देखो विद रिस्पेक्ट टू बी अगर देखोगे तो देख क्या होगा, वापस देख फोटो बनाए, समझना आप, ये मेरे पास ये आ गया। अब क्या होगा, अब यहां पर अगर मैं इस पे अंदर बैठ के देख रहा हूं तो ये भाई बिल्कुल रेस्ट पे दिखाई देगा, इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, mg, और अब शूडो लगाना पड़ेगा। अब मुझे यहां पर क्या लगाना है, अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो शूडो यूज करो, तो शूडो फोर्स क्या आ गया मेरे पास, ये हो गया m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। a ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है, a है, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग गया, शूडो। और अब अब यहां पर और क्या फोर्सेस है, एक टेंशन मेरे पास t यहां आ गया। अब अंदर बैठ के तो मुझे रेस्ट पे दिखाई देगा ना, बाहर से ये मुझे इसका एक्सेलरेशन a दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर जब जाओगे तो इसका एक्सेलरेशन a पहले इधर था और ऑब्जर्वर है ना, इस ऑब्जेक्ट का, इस m मास का एक्सेलरेशन इधर था। अब जैसे अंदर बैठूंगा तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन घूम के इसको मिलेगा इधर, तो ये दोनों a दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब मुझे अंदर बैठ के ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा इस तरीके से। तो बस इसको आप सॉल्व कर लो। आप इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये अपने क्वेश्चन किया है एग्जाम के अंदर, एग्जाम क्या, तो देखो यहां से इसको या तो ट्रायंगल जो भी या तो कंपाउंड में रिजॉल्व कर लो, ये वर्टिकल, ये वापस वही आ गया, तो वर्टिकल से एंगल बनाओ आप। यहाँ पर ये वर्टिकल से एंगल बनाना था ना, ये एंगल मेरे पास थीटा अगर है तो ये भी क्या हो गया, थीटा। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या आ गया, टी कॉस थीटा, और इधर मेरे पास क्या आ गया, टी साइन थीटा। तो बस वर्टिकल ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो एम ए किसके बराबर होना चाहिए, टी साइन थीटा के, तो टी साइन थीटा तो किसके बराबर हो गया, एम इंटू ए के, और टी कॉस थीटा वर्टिकल, टी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, एम इंटू जी के। इक्वेशन नंबर 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, कितना आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन जी, तो ए इक्वल्स टू जी, वही सेम इक्वेशन आ गई। या थीटा निकालना था ना अपने को, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी आ गया, ये हो गया मेरे पास।
कई बार थीटा दे देते हैं और पूछ लेते हैं एक्सेलरेशन, याद रखो सीधा जी tan थीटा। अरे भाई समझ में आ रहा है? जल्दी करो, लिखो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, चलो आगे बढ़े। भाई साहब देखा, एक सुंदर सुंदर क्वेश्चन है भाई साहब। ये कॉन्सेप्ट बस सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए दोनों से बता रहा हूँ, दोनों से आंसर निकाल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी भी आपको कभी सूडो से कोई क्वेश्चन आपका सूडो से आसान हो जाएगा, कोई आपका ग्राउंड पर बैठ कर आसान होगा, है ना। दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आप। थोड़ा सा मतलब आपको एप्लीकेबिलिटी समझ में आनी चाहिए कि सूडो की एप्लीकेबिलिटी कहाँ आ रही है ना। क्लियर? तो एक चीज समझ में आएगी, सूडो में तो फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड से देखोगे तो नेट फोर्स इक्वल्स टू एमए लिखना पड़ रहा है। फील करना, देख, हाँ देख एक और क्वेश्चन देख, एक और लिफ्ट करा तो मैं आपको लिफ्ट करा दे। भाई लिफ्ट के अंदर आपका स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस से मैंने भाई एक माउल सेट कर रखा है, इधर m है और इधर वाला 2m है। कुछ याद आ रहा है ये? और लिफ्ट जा रही है कितने से? g/6 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। आपको क्वेश्चन में देखो क्या करना है, आपको निकालना है फाइंड, क्या क्या चीज़ें निकालनी है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, दूसरा टेंशन इन स्ट्रिंग, तीसरा रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। मज़ा आ गया सर। और चौथा एक और, इसमें जल्दी जनरली आप अटक जाते हो, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ई बाबा, समझ में आया क्या? कुछ क्वेश्चन अटके तो नहीं? देखो इस क्वेश्चन में एक ही चेंज हुआ है अभी तक। ये जो ये एटवुड मशीन याद आ रही होगी, एटवुड मशीन अभी तक क्या थी? लिफ्ट के अंदर कहीं थी नहीं। अगर मैं इसको भूल जाऊं, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये सिंपल क्वेश्चन होता, और इसका डेरिवेशन अपन देख चुके हैं, इसका रिजल्ट अपन निकाल चुके हैं। याद आ रहा है कुछ? इसका रिजल्ट मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। भाई मेरे पास एटवुड मशीन आपने पढ़ी थी, ये एटवुड मशीन अगर है, इसके अंदर ये मेरे पास एक कैपिटल एक बड़ा वाला m है और एक छोटा वाला अगर m है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अपन ने लिखना सीखा था, दोनों का डिफरेंस अपॉन दोनों का सम मल्टीप्लाइड बाय g। और टेंशन, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी लिखना सीखी थी अपन ने, क्या था? 2mm अपॉन m प्लस m मल्टीप्लाइड बाय g। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ था। तो अगर लिफ्ट नहीं थी, समझना, तो फॉर्मूला अपने को पता है। लिफ्ट जैसे आ जाती तो ऐसा क्या हो गया भाई? लिफ्ट को हटा दें, लिफ्ट को हटा दो। ऐसा क्या करूं कि मुझे ये वाला अरेंजमेंट कुछ ऐसा नजर आए? ऐसा क्या करूं कि ये वाला अरेंजमेंट मुझे कुछ ऐसा नजर आए? वो कब नजर आएगा? जब लिफ्ट के अंदर बैठ के देखोगे उसको। जब लिफ्ट के अंदर बैठ के देखोगे तो मुझे कुछ ऐसा ही नजर आएगा। और जैसे ही लिफ्ट के अंदर बैठोगे, कहां चले गए आप? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। या मैंने बताया था आपको, अगर जैसे ही मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखता हूं किसी भी चीज को, या एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में किसी को अपन देखते हैं, तो क्या हो जाता है? जी नहीं रह जाता है, जी की जगह जी इफेक्टिव हो जाएगा। अरे कुछ याद आ रहा है? अरे कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है? तो जी की जगह क्या हो जाएगा? सिंपल जी इफेक्टिव। क्यों जी इफेक्टिव क्यों हो जाएगा? समझो यहां पर। अब देखो यहां पर, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं यहां पर लिफ्ट के अंदर ही बैठ के देखूं अगर मैं, तो ये वाला डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? सिंपल, अगर मैं लिफ्ट में बैठ के अगर मैं इसको देखूं ये, तो दोनों चीजें मेरे पास क्या होगी? ये दोनों सेम होगी। अगर मैं लिफ्ट में बैठ के इसको देखता हूं तो ये चीज सेम हो जाएगी। बस डिफरेंस क्या आएगा? बस यहां पर जो mg लग रहा था, उस mg की जगह क्या आ जाएगा? mg इफेक्टिव आ जाएगा। इस mg की जगह क्या आ जाएगा? ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है। स्मॉल m की जगह क्या आ जाएगा? g इफेक्टिव आ जाएगा। बस ये g इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? सूडो फोर्स। ये कहीं ना कहीं क्या है? सूडो फोर्स। क्योंकि सूडो फोर्स कब लगता है? ये अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है और लिफ्ट में बैठ के देखूंगा तो एक सूडो फोर्स लगेगा इस m के ऊपर, तो g नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा? g प्लस, इसको a बोल दो।
अब क्या लगेगा, G प्लस ए, लिफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन में शेड्यूल लगेगा, समझ में आया? तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर मैं, तो लिफ्ट क्या बोल रहा हूं, तो ये एटवुड मशीन पढ़ चुके हैं अपन, ये एटवुड मशीन का सेटअप है। ये पूरा नाम लिखूं क्या भाई, मेरे लोग पहली बार जो कुछ आए होंगे उनको देख लो। तो ये एटवुड मशीन को विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं लिफ्ट अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये एटवुड मशीन भी जैसे बन जाएगी, लिफ्ट को भूल जाओ, ये कितना है m, तो यहां पर फोर्स क्या लगने लग जाएगा, अब m g इफेक्टिव मतलब G प्लस ए, और इधर मेरे पास क्या था, ये कैपिटल M, इसके ऊपर कितना फोर्स लगने लग जाएगा, m g की जगह m g प्लस ए। बस ये इतना से चेंज हो गया लिफ्ट के, क्योंकि लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर ली थी तो अपोजिट डायरेक्शन में ये समझो, इसको मैंने क्या लिखा है, एम जी प्लस एम ए लिख दिया है, ऐसे समझ लो। अरे मेरे लाल, एम जी प्लस एम ए, ये एम ए क्या है, एक तरीके से शूडो फोर्स हो गया, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एम जी प्लस एम ए, ये क्या हो गया, शूडो फोर्स हो गया। बस ये जी की जगह जी इफेक्टिव ले लो, बस अब इक्वेशन लगा दो आप यहां पर। अब ये वाला ब्लॉक 2m है, सॉरी ये 2m है, 2m है, तो 2mg 2ma। अब ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो यहां पर जो भी एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक होगा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक होगा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट होगा, है ना, क्योंकि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखना है, और ये दोनों सेम होंगे क्योंकि जितने से नीचे आएगा उतने से ऊपर जाएगा। तो यहां पर AML इक्वल्स टू A2ML, और दोनों की वैल्यू यहां से निकाल लोगे आप, और G की जगह क्या आ जाएगा, G इफेक्टिव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, दोनों मास का डिफरेंस 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस a, अरे समझ में आ रहा है, एंड मल्टीप्लाइड बाय G इफेक्टिव कितना हो गया, G प्लस a लिख लो सीधा, है ना, उस G की जगह G इफेक्टिव, क्योंकि यहां पर भी मैंने क्या किया है, G की जगह G इफेक्टिव ही तो किया है, ठीक है। तो बस यहां से क्या हो गया मेरे पास, ये आ जाएगा m अपॉन 2m प्लस m अपॉन 3m और G प्लस G बाय 6, तो ये हो जाएगा m से m कैंसिल, 6 और 1 7G बाय 6 3 जा 18, तो ये हो गया मेरे पास एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ये क्या आया मेरे पास, ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अरे क्लियर, लिफ्ट के अंदर ही बैठ के टेंशन तो कहीं भी बैठ के निकालो, बाहर से देखोगे तो ही एक्सेलरेशन वेरी करता है, क्योंकि जब एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट होगा तो उसका एक्सेलरेशन घूम के मिल जाता है, तो एक्सेलरेशन हमेशा वेरी हो सकता है ना। यहां से देखूंगा हो सकता है, यहां से पूरे सिस्टम को देखूंगा तो ए से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अंदर बैठ के देखूंगा तो पूरा सिस्टम मुझे रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है। अब यहां से मैं टेंशन भी निकाल सकता हूं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन भी निकाल सकता हूं। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या आ गया, सिंपल 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय G इफेक्टिव कितना हो गया, G प्लस ए। अगर लिफ्ट नीचे आ रही होती तो G माइनस ए कर देते अपन, ठीक है, G की जगह G इफेक्टिव। कुल मिलाकर लिफ्ट को हटाने का तरीका एक ही है, बस G की जगह G इफेक्टिव कर दो, बस सेम क्वेश्चन हुए हो जाएंगे। तो देख T बराबर टेंशन बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 2 4 m स्क्वायर अपॉन 3m, m से m कैंसिल, और ये हो जाएगा G प्लस G बाय 6 और 1 7G बाय 6, ये हो जाएगा 4m बाय 3 इंटू 7G बाय 6, 2 से काटा 3, 2 से काटा 2, अरे भाई सही तो कर रहा हूं मैं। तो कितना हो गया, देख मेरे पास 7 2 जा 14 mg अपॉन 3 3 जा 9, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया। हो भाई क्लियर। मुझे अब निकालना है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा, मतलब ये यहां पर लगने वाला फोर्स, और यहां पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, अगर ये मेरे पास T है तो ये भी क्या होगा, T होगा। तो यहां पर जो रीडिंग आएगी, रीडिंग मतलब टेंशन, रीडिंग मतलब FSP, रीडिंग का मतलब क्या हो गया, FSP बोले तो 2T है ना, ये अपोजिट फोर्सेस, क्योंकि ये क्या इक्विलिब्रियम में है, तो 2T। तो रीडिंग क्या हो जाएगी मेरे पास 2 × T। तो रीडिंग ऑफ क्या है, यहां से रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस यहां लिख सकते हो, तो रीडिंग ऑफ तीसरे का आंसर, तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितना हो जाएगा मेरे पास 2T
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 28 mg/9। हे भगवान। इसके बाद फोर्थ देखो आपके पास क्या आ जाएगा। फोर्थ क्या है? फोर्थ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फोर्थ देख लो यहां से। अब फोर्थ क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड से अब देखो, अब ग्राउंड से देखो, अब एक्चुअल में लिफ्ट में बैठ के देखा, इनके पास एक्सेलरेशन ये था। लिफ्ट में देखा तो एक्सेलरेशन क्या था? ये था। अरे भाई समझ में आ रहा है? अब ग्राउंड से देखूंगा, लिफ्ट में बैठ के देखा ये ऊपर जा रहा है, ग्राउंड से देखूंगा तो ये वाला एक्सेलरेशन और उड़ जाएगा। थोड़ी सी दो करा दी, समझ में आ रहा है क्या भाई? ये ब्लॉक अगर अंदर बैठ के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो बाहर बैठ के देखूंगा तो एक और एक्सेलरेशन और जुड़ जाएगा ना इसमें, तो A + AML से ये ऊपर जाएगा। और ये वाला ब्लॉक अंदर बैठ के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ग्राउंड से देखने पर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो देख यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ M का एक्सेलरेशन लिख रहा हूं सबसे पहले मैं, M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो भाई रिलेटिव लगा लो। क्या है? M ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल्स टू क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ M माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। ऐसे लिखते हो ना आप। तो एक्सेलरेशन अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो एक्सेलरेशन ऑफ ये AML कितना आया था? 7g/18। ये आया था मेरे पास 7g/18। ये AM कौन है? इस M ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इसको ये बोलते थे अपन रिलेटिव के अंदर। तो AM मुझे मालूम करना है, और AL लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या ऊपर है, तो इसको भी पॉजिटिव ही लिखोगे आप। तो पॉजिटिव में कितना है? g/6 लिफ्ट का एक्सेलरेशन। अरे समझ में आ रहा है? A कितना हो गया? g/6। तो कितना हो गया? तो M का एक्सेलरेशन कितना हो गया? इसमें g जुड़ जाएगा, तो 7g/18 प्लस g/6 इसको कर लेना। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ आएगा? ऊपर, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसलिए सीधा इसके चक्कर में नहीं पड़ना, सिंपल ध्यान रखो। अगर रिलेटिव मुझे पता है ऊपर, बाहर से देखोगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो टूट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो किसी तरीके से क्या है, कौन सा देखना है मुझे? यहां पर देख ले, किसका? एक्सेलरेशन ऑफ 2M ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा? तो 2M ब्लॉक का एक्सेलरेशन माइनस लिफ्ट का एक्सेलरेशन। तो 2M ब्लॉक कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। 2M ब्लॉक कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। कितने से नीचे जा रहा है? 7g। तो ये माइनस साइन आएगा, तो माइनस का 7g/18 इक्वल्स टू लिफ्ट का एक्सेलरेशन मुझे मालूम करना ही है, A2M मतलब लिफ्ट क्या? ब्लॉक का, और माइनस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है जो कि पॉजिटिव है, तो g/6। तो देख क्या हो गया? तो A2M बराबर कितना हो गया? g/6 उधर आ गया, माइनस 7g/16 सॉरी 18। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर ये वैल्यू बड़ी आती है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब बाहर से देखने पर ये वाला ब्लॉक नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अगर दोनों के ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये वाला ब्लॉक तो मुझे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी ली अपन ने? नीचे वाली। नीचे वाली डायरेक्शन क्या ली? नेगेटिव। इसका मतलब उतने एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक बाहर से देखने पर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। अरे यार कर ले भाई। 18 LCM 3g माइनस 7g माइनस 4g/18 मतलब आ गया नेगेटिव। सही लिखा क्या? 3g माइनस 7g माइनस 4g/18 काट लेना जो भी हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4g/18 एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा, ज़्यादा वो दिखाई देगा अगर बाहर से देखोगे। होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। अरे समझ में आ रहा है? जल्दी लिखो इसको, एक आगे बढ़ते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ और मैं ज़बरदस्त। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा, एग्जाम में सारे नहीं पूछेंगे भाई, आपको एक निकालना आना चाहिए सीधा। चल लिख और आगे बढ़े और चलते हैं अपन। देख अब ब्लॉक पे चलते हैं अपन, वेज वाली प्रॉब्लम, वेज नॉन वेज खेलते हैं अपन अब। मिट जरे पंचिल तेरे लिख। ओ भाई गॉड की कसम थका दिया रे भाई।
जल्दी लिख यार, क्या लिखेगा, मिटा दिया, पानी पी लो। माय गॉड की कसम भाई साहब, देख एम मास का ब्लॉक है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यार, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। इस ब्लॉक को अगर मैं ए एक्सेलरेशन से खींच रहा हूँ, ये एंगल थीटा इंक्लाइंड प्लेन का, इसको वेज भी बोलते हो, वेज नॉन वेज, वेज प्रॉब्लम है ना। आपको मालूम करना है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। भाई इसको मैं खींचूँ अगर, समझना अभी कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं है, सरफेस स्मूथ है, अगर ये पड़ा है तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, सिंपल सी बात है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है, सपोज कोई एक्सेलरेशन नहीं है, है ना, अगर ऐसे ही रखा हुआ है तो ब्लॉक सिंपली नीचे आएगा, ब्लॉक नीचे आएगा। अब सोचो अगर इसको मैं जोर से, इतना जोर से खींचूं, इतना एक्सेलरेट करूं तो ब्लॉक वहीं रह जाए, स्लिप ही नहीं करे, स्लिप ही नहीं करे, तो उस केस में कितने एक्सेलरेशन से खींचूं मैं, मतलब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सच दैट एम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, एम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, एम डज नॉट स्लीप ओवर कैपिटल एम। क्या है, फाइंड, दो चीजें निकाल लो इसमें, एक काम करो, एक चीज और निकाल सकते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन ए एंड normal force on small m such that small m does not sleep on capital M। m इसको ऐसे ही पूछ सकते हो, m इज, एक ही बात है, इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, दोनों एक ही है ना। दो क्वेश्चन हो गए तुम्हारे ये लो। अब देख, अब अगर मुझे इसको रेस्ट पे लेना है, देख इसको मैं सबसे पहले दो तरीके से करवाता हूँ। एक तो मैं यहाँ खड़े होकर देखता हूँ ए, और एक यहाँ पर बैठ जाएंगे अपन, ठीक है, यहाँ बैठ के देखेंगे अपन। तो सबसे पहले इसको मैंने बोल दिया बी, तो देख मैं विद रिस्पेक्ट टू ए सॉल्व करता हूँ। देख आपके कॉन्सेप्ट था कि बहुत पकड़ में आ जाए, तो इसलिए दोनों के रिस्पेक्ट में देखो, तो विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखता हूँ, देख मुझे एम को रेस्ट पे लेना है, जिसको रेस्ट पे देखना है तो उसी का एफबीडी बनाओ, तो एम का एफबीडी बनाता हूँ मैं। फोर्सेस देख लें अपन, देख फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक तो एक देख एम जी लग रहा है, एम जी लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन इधर को लगेगा। ओ भाई समझ में आता है अपने को, बहुत बढ़िया, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल। देख अब समझना, अगर मैं ए से देखता हूँ, ए से देख रहा हूँ, अगर एम नीचे स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए को क्या दिखेगा, दोनों साथ साथ इधर आते हुए, दोनों साथ साथ इधर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन इस एम ब्लॉक के ऊपर ये लग रहा है, उतना ही एक्सेलरेशन, अगर मैं एम का डायग्राम बनाऊँ, समझ में आ रहा है, ये एम अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ये एम, ठीक है, ये एम, तो जितने से ये ए से जा रहा होगा, तो ये भी मेरे को नहीं बना देता हूँ ऊपर ही यार, समझना, उतने एक्सेलरेशन से ये भी जाता हुआ दिखाई देगा, समझो। और एम जी है ही है, एम जी है ही है, मतलब ये ए एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, और ये नॉर्मल रिएक्शन मेरा क्या हो गया, एन। देख यहाँ पर अगर मैं देख कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करूँ, मेरे को क्या करना है, इसको रेस्ट पे लेना है ना, तो दो फोर्स, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है इस ब्लॉक के ऊपर, एक तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया और एक एमजी हो गया। अभी मैं ए के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो स्टूडियो की बात नहीं होगी, क्योंकि बाहर खड़ा होकर देख रहा हूं, तो अभी दो ही फोर्स है, एन और एमजी। अब यहां पर मैं क्या करूं, देख अगर मैं कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करूं, समझना, अब मेरे पास ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, जेड बन रहा है, ये थीटा, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा। समझो एंगल समझ में आ गया होगा ना। ये ध्यान रखो, हमेशा ऑल्टरनेट चलता है, शुरुआत जिंदगी की यहाँ से होती है, ये थीटा, ये हमेशा फिक्स पता होता है, एक छोड़ के थीटा, एक छोड़ के थीटा, तो ये एन है, कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करूंगा तो ये क्या आएगा मेरे पास, एन कॉस थीटा, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा। देख अब ये वापस देख, सेम वही क्वेश्चन हो गया ये, वो टेंशन वाला अपन ने किया था ना कार के अंदर, देख सेम, बस एन की जगह क्या आ रहा है, टी आ रहा है यहाँ पर। तो देख यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये रेस्ट पर है तो वर्टिकल फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि इधर कोई मूवमेंट नहीं है, तो एन कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम जी के इक्वल होगी,
यहां से इसने क्या पूछा, एक्सेलरेशन भी पूछा, नॉर्मल रिएक्शन भी पूछा, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स यहां से आ गया देख, तो n इक्वल्स टू सीधा आ गया मेरे पास mg अपॉन कॉस थीटा, ये खत्म, नॉर्मल रिएक्शन आ गया mg अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद दूसरी इक्वेशन, अब देखो ये, अब जो ये ब्लॉक था भाई, ये ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में एक से चल रहा है ना, बाहर से देख रहे हैं अपन, तो इसको इधर कौन लेके जा रहा है, इसको इधर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, n sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल। तो नेट फोर्स n sin थीटा उसको एक्सेलरेट करवा रहा है a से, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ma के बराबर लिख दो यहाँ पर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप क्या कर लो, आप 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लो, देख सेम आ गया वापस, आ गया क्या, a इक्वल्स टू g tan थीटा। ये कंडीशन ध्यान रखो आप, ये देख, तो एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास g tan थीटा, डायरेक्ट याद रख लो आप यहाँ पर, मतलब कार के अंदर जाओ या वेज के ऊपर खींचो, दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम आते हैं, ठीक है। अब देख मैं बाहर बैठ के देखता हूं, अब मैं देखता हूं देख विद रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी उसके ऊपर ही बैठ के देखता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू बी। अब जैसे ही इसके ऊपर बैठ के देखूंगा तो ये मेरे पास क्या हो गया, m, कैपिटल M क्या हो गया, रेस्ट पर। आपको क्या देखना, इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू m। विद रिस्पेक्ट टू m का मतलब m पे बैठ के अगर मैं स्मॉल m को देखूंगा तो मैं एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर की बात करने लग गया मैं, है ना। अगर मैं यहां बैठ के देख रहा हूं तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना होगा, यही तो होगा। अब इस पे बैठ के अगर इसको देखूंगा तो अब क्या लगेगा, शूडो, अब क्या लगेगा, शूडो। तो देख मेरे पास ये आ गया m, इसके ऊपर क्या लगेगा, एक तो mg लग रहा था, अब क्या लगेगा, शूडो, कितना, मास ऑफ, अरे समझ में आ रहा है क्या लगेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इधर था तो शूडो कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन आपका इधर आ ही रहा है, ये एंगल थीटा था ही, इसको कॉम्पोनेंट रिजोल्व करो, देख क्या आएगा, n cos थीटा, ये सेम वही क्वेश्चन हो गया, देख ये n sin थीटा। अब क्या है, अगर ये रेस्ट पर है, यहां पर मेरे पास क्या था, ऑब्जर्वर देख रहा है, ये रेस्ट पे नहीं था, इसलिए ये n sin थीटा इक्वल टू ma लिखा, क्योंकि ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ देख रहा है तो ये ब्लॉक जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर जब इस ब्लॉक को देख रहा है तो मुझे रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं फोर्सेस को क्या कर सकता हूं, बैलेंस कर सकता हूं, और फोर्सेस को बैलेंस करोगे मतलब n cos थीटा किसके बराबर हो गया, या n sin थीटा हो गया ma के बराबर। n sin थीटा किसके बराबर हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, और n cos थीटा किसके बराबर हो गया, n cos थीटा किसके बराबर हो गया, mg के बराबर। तो यहां से क्या आ गया, वापस डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड करोगे देख वापस वही आ गया, a इक्वल्स टू 1, ये 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे वापस आ जाएगा ये, a इक्वल्स टू g tan थीटा। अरे भाई क्लियर, अरे समझ में आ रहा है ना, सेम, जल्दी लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, क्या कि आपको एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछ सकता हूँ मैं कि भाई एक्सेलरेशन किसी न किसी फोर्स की वजह से आया होगा ना। क्वेश्चन में कई बार होता है या तो एक्सेलरेशन पूछ लेता है, या एक और पूछ सकता है कि इस सिस्टम के ऊपर कितना मिनिमम फोर्स लगाऊं। सेकंड, फाइंड मिनिमम फोर्स ऑन which, on capital M, so that small m is at rest। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। तो बस क्या करना है, जो एक्सेलरेशन आया है ना सेकंड पार्ट, तो जो एक्सेलरेशन आया है F इक्वल्स टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये M, ये F का लग रहा होगा, यहां लग रहा होगा, मतलब ये पूरे सिस्टम के ऊपर लग रहा होगा। F is responsible for the acceleration of both blocks together, क्योंकि इसको अगर रेस्ट पे रहना है इसके रेस्पेक्ट में, या इसको स्लिप नहीं होना है, तो ये जितने एक्सेलरेशन से जाएगा वो भी उतने ही एक्सेलरेशन से जाएगा, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। तो फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टोटल एक्सेलरेशन, तो टोटल मास कितना हो गया, समझ में आ रहा है। ये एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन टोटल मास, दोनों क्या है, ए से ही जा रहे हैं ना, तो यहां से ये F भी आ जाएगा, और ए की वैल्यू यहां पर रख दो आप, तो ये आ जाएगा m प्लस m मल्टीप्लाइड बाय g tan थीटा। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल देखें आप, अगला सवाल, अगला पड़ाव जिंदगी का। मिट जा रे मिट जा रे लारे लारे। ये तो साले तार इतने घूम घूम के गोल गोल हो जाता है मामला। कभी एक बार तो मोबाइल गिर गया मेरे सर पे। देख इधर देख, प्रश्न क्रमांक अगला देख क्या है,
देख, ये मेरी लाइफ है, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ऑलराइट, ये 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक यम, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि इस ब्लॉक को यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, या एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपको, आपका खेल ही खत्म कर देता हूँ आज मैं। ये लिफ्ट के अंदर ले लेता हूँ इसको मैं, देख, क्योंकि लिफ्ट ही खेल रहे हैं ना अपन, लिफ्ट करा दे। ये लिफ्ट है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। आपको मालूम करना है फाइंड फर्स्ट, फाइंड टाइम टेकन बाय स्मॉल m to reach bottom. If first acceleration is 0, second acceleration is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन अगर 0 है तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। क्या, अगर मैं फर्स्ट पोर्शन को देखूं तो ये अपना सिंपल क्वेश्चन है कि भाई ये m है, ठीक है, समझना, ये मेरे पास ब्लॉक है। देखिए एंगल कितना होगा, 3 4 5 दिया हुआ, मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 3 के सामने वाला 37, तो एंगल कितना हो गया 37 डिग्री, और ये ब्लॉक हो गया। समझो अब यहाँ पर m, इस m के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो हो गया mg इधर, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी एंगल कितना होता है 37 होता है, तो इधर हो गया mg cos 37, और इधर लगता है मेरे पास mg sin 37। मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है भाई। ये mg cos 37 तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, है ना। mg को कंपाउंड में रिजोल्व कर लिया, मतलब mg का तो कोई मतलब नहीं है, 2 ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये और एक ये दोनों तो आपस में बैलेंस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर कोई मूवमेंट नहीं है। तो अगर आपको इस केस में नॉर्मल रिएक्शन पूछे तो नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हो, n की वैल्यू कितनी आ गई, mg cos 37, ये हो गया मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे पूछता है क्या कि यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, ये ब्लॉक रेस्ट पर होगा बाय डिफॉल्ट, तो u इक्वल्स टू क्या है 0। तो देखो यहां से डिस्प्लेसमेंट पता है मुझे, तो सेकंड इक्वेशन यूज कर लो, तो s इक्वल्स टू क्या हो गया, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो देख s डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, ये क्या है u0 है, हाफ एक्सेलरेशन कितना आएगा। अब देखो ब्लॉक इधर mg sin 37 इधर लग रहा है फोर्स, तो यहां से एक इक्वेशन और लिख सकता हूं मैं, देखो mg, ये आपको पता होना चाहिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, g sin 37, g sin थीटा होता ना इधर, अगर mg की जगह g होता तो g के 2 कंपोनेंट होते, g cos 37, g sin 37, तो इधर एक्सेलरेशन कितना हो गया, सिंपल सीधा लिख सकते हो आप। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, g sin 37, और g sin 37 कितना हो गया 3g/5, 3g/5 कितना हो गया 6 sin 37 हो भाई, क्लियर है ना, 3/5। तो यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन कितना हो गया, a कितना हो गया 6 t स्क्वायर, 2 3 जा 6, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, √5/3 सेकेंड। ये अपने को समझ में आता है। दूसरा पार्ट क्या है, लिफ्ट। अगर लिफ्ट 2 से एक्सेलरेट कर रही है, मैंने क्या बोला, लिफ्ट को अगर हटाना है तो सिंपल लिफ्ट के ऊपर बैठ जाओ, लिफ्ट के ऊपर बैठ के देखो, लिफ्ट के ऊपर बैठ के देखूंगा तो क्या हो जाएगा, जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा, जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा। तो सेम फॉर्मूला, तो यहां से s इक्वल्स टू, तो ut प्लस हाफ, जो एक्सेलरेशन जी आर, एक्सेलरेशन क्या आ रहा था, जी आ रहा था ना, मतलब समझो यहां पर a t स्क्वायर तो होगा, लेकिन यहां पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, g साइन 37 की जगह क्या आ जाएगा, g इफेक्टिव साइन 37 आ जाएगा, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। और g इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ा दो, लिफ्ट ऊपर जा रही है मतलब प्लस ही होता है, नीचे आ रही है मतलब माइनस। तो देख g इफेक्टिव कितना हो गया, तो g हो जाएगा मेरे पास, g ऑलरेडी कितना है 10, और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 10 + 2 इंटू 3/5, 10 2 12, 12 3 36, 36/5, बस यहां पर रख लो। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये कितना है 5, यहां से यहां तक लेंथ कितनी है 5, तो 5 बराबर, अरे भाई समझ में आया क्या, अरे समझ में आया कि नहीं आया मेरे लालो। तो देख यहां से क्या हो गया, तो 5 बराबर हाफ
और एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरे पास 36/5 इंटू टी स्क्वायर, 2 से काट दिया 18 भाई साहब, तो 25/18 का स्क्वायर रूट, ये क्या आ गया टी आ गया, और ये सेकंड्स में आ जाएगा। ये लो सॉल्व कर लो इसको, 5 बटा कर लो नहीं यार, सॉल्व कर लोगे। अरे प्रोसेस समझो यार भाई डार्लिंग, प्रोसेस समझ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर समझ में आया है ना जी? अरे समझ में आया कि नहीं आया? जी इधर लग रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही तो जी इफेक्टिव इधर लगा, तो जी इफेक्टिव का ही कॉम्पोनेंट इधर आएगा, जी इफेक्टिव sin 37, जी इफेक्टिव cos 37। हेलो, और n निकालना है तो m जी इफेक्टिव cos 37। क्लियर? चल एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस आज का कहानी खत्म करते हैं। जल्दी लिख ले इसको, जल्दी लिख ले। बाकी इसको वो शुरू से करा था तो मैं बैठ के वहां पर करवा रहा सोल, आपको वहां बैठ जाओ, पर जी इफेक्टिव का जुगाड़ समझ में आना चाहिए। क्योंकि जी के इफेक्ट को चेंज करना है तो जी को जी इफेक्टिव लिख दो, बस खत्म। फिर क्वेश्चन सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे अपन नॉर्मली पहले सॉल्व कर रहे थे। चल एक लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं अपन, फिर कहानी खत्म करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार, ये बहुत मतलब बहुत ही पता नहीं फेवरेट क्वेश्चन है बहुत एग्जामिनर्स का। ये 1 किलो का ब्लॉक है, ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ F। ठीक है, आपको मालूम करना है फाइंड F such that both 1 kilogram block are at rest. Both 1 kilogram block are at rest. देख, रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम के रिस्पेक्ट पे रेस्ट पर है। देखो 4 किलोग्राम पे बैठ के अगर इन दोनों को देखूँ तो रेस्ट पे दिखाई देनी चाहिए। इसका मतलब ये अगर पूरा सिस्टम को अगर मैं देखूँ तो ये एक साथ चलेगा, बाहर से बैठ के देखोगे तो इसका मतलब यही हुआ ना। अगर मैं यहाँ से बैठ के इसको देखूंगा तो पूरा एक साथ दिखाई देगा, अगर पूरा एक साथ चलता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ से मैं इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए लिख सकता हूँ। क्या होगा, इसको चलाएगा कौन, F फोर्स इन डिवाइडेड बाय टोटल मास, 4 + 1 + 1 कितना हो गया, तो F की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4 5 6 6A। बस मुझे अब एक्सेलरेशन निकालना है तो आपका काम हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकालना है काम हो जाएगा। अब मैं देख यहाँ पर अगर मैं बैठ के देखूँ इसको, अगर मैं यहाँ पर बैठ के इन दोनों को देखता हूँ, यहाँ पर बैठ के इन दोनों को देखता हूँ तो क्या लगेगा, इधर फोर्स लगेगा क्या, शूडो, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, 4 किलोग्राम का एक्सेलरेशन इधर है तो इसके ऊपर शूडो लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके ऊपर भी शूडो लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, शूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर लगेगा 1G, यहाँ पर भी लगेगा 1G, लेकिन वो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। समझे, समझे, अरे समझे, और समझ रहा है। बस अब करना क्या है, अगर 4 किलोग्राम से इसको देख रहा हूँ, ये रेस्ट पर है, क्योंकि ये फोर्स तभी आएगा ना जब यहाँ बैठ के देख रहा हूँ, और अगर इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है, इसका मतलब T शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 है। ओ भाई, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, T की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1A के इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ से भी क्या होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, और T की वैल्यू और किसके इक्वल होगी, 1G के इक्वल होगी। मतलब A की वैल्यू किसके बराबर आ गई, G के बराबर आ गई, मतलब कितनी आ गई, 10 आ गई। यहाँ रख दो, तो F बराबर कितना आ गया, 6A, तो 6 × 10 कितना आ गया, 60 न्यूटन। खत्म। अरे समझ में आ गया है ना, ये रेस्ट पर है, अपोजिट फोर्सेस इक्वल, ये रेस्ट पर है, अपोजिट फोर्सेस इक्वल। और अगर आपको पूछ ले इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, मैं क्या पूछ ले, आपको एक और पूछ लिया नॉर्मल रिएक्शन। यार इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या करूं यार, करवाते करवाते कुछ ना कुछ दिख जाता है। नॉर्मल रिएक्शन पूछे, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, इसका मैं बोल देता हूँ N1, और इसका बोल देता हूँ मैं N2, तो N1 कितना आएगा, N1 कितना आएगा भाई, N1 बराबर 1G, कितना हो गया, 10 न्यूटन। और N2 इसका नॉर्मल फोर्स कहाँ से आएगा, शूडो विल गिव द नॉर्मल फोर्स,
थोड़ा फील आ रहा होगा। शूडो विल गिव द नॉर्मल फोर्स, तो इस बॉडी को पुश मिला इधर 1a का, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ गया, नॉर्मल, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी 10, कितना ए 10 आई थी ना, तो ये हो गया मेरे पास कितना 10 न्यूटन। और भाई मजा आ गया, क्लियर। चलो जल्दी से लिख लो इसको, बस कहानी आज यहीं बंद करते हैं। चलो ओके दोस्तों, जाने का समय हो गया। आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो जल्दी से लाइक करके जाना। कल वापस हाजिर होता हूँ, कल कंस्ट्रेंट मोशन डिस्कस करेंगे अपन, है ना। कंस्ट्रेंट मोशन उसको भी शायद 2 लेक्चर में कोशिश करूंगा, तीसरा लेक्चर भी जा सकता है, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक भी है, अच्छा टॉपिक भी है, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर। उसके अंदर मूविंग पुली वाले कॉन्सेप्ट आप मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको, मूविंग पुली। चलो जाने का समय हो गया, बाय गुड नाइट, शब्बा खैर। कल वापस मिलता हूँ सेम टाइम, बाय बाय गुड नाइट।